हाँ जी। हाँ जी, सभी को एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राधे राधे। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथियों वर्णमाला का भाग नंबर 3। और तीसरे भाग में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका रहेगा सर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों के प्रकारों का वर्गीकरण जब है हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि हम जो कल की जो कक्षा थी उसमें हमने जो उच्चारण के स्थान पर जो स्वर होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। और उसके साथ साथ में हमने चर्चा जो की थी वो हमने की थी कि जो मूल भेद आपके होते हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और हम संरचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें स्वरों की तो 3 भेद थे। हाँ जी, नीतू जी स्वागत है, कमल जी स्वागत है, सबका बहुत स्वागत। आइएगा, जब हम बात करते हैं सर आपका तीसरा जो भेद आपका होता है उसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग आपको यहाँ पे डालनी है साथियों। तीसरी जो हेडिंग आपको डालनी है वो ये लिखना है सर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तीसरी जो हेडिंग डालनी है साथियों, जिह्वा की स्थिति के आधार पर या जीभ के आधार पर जो स्वर जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा मैं आपके साथ में करने जा रहा हूं। अपनी नोटबुक उठा लीजिएगा और अपना आज का कार्य प्रारंभ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीसरा जो भेद आपको ये कह रहा है कि प्यारे साथी आपका जिह्वा यानी जीभ के आधार पर, जिह्वा या फिर जीभ के आधार पर यहां पर हम बात करेंगे साथियों, तो स्वरों के प्रकार जो है वो आपके बीच में कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार जो है वो आपके बीच में कितने होते हैं। तो ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो उनके भी भेद आपके 3 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे कहा है प्यारे साथियों कि सर जिह्वा के आधार पर, यानी कि आपकी जो जीभ होती है, आपकी जो जीभ होती है उस जीभ के आधार पर, आवाज ठीक आ रही है ना? गला थोड़ा खराब रहता है भाई। तो जीभ के आधार पर अगर हम स्वरों की बात अगर करें तो वो स्वर आपके किस प्रकार से होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना सर, जब आप किसी 11 स्वरों का जब उच्चारण करते हो तो उनकी स्थिति 3 बनती है। अब सबसे पहले सर हम उस जीभ का भी जिक्र कर लेते हैं। बना दूं क्या जीभ? आप कहो तो बना देता हूं भाई जीभ, आप कहो तो जीभ बना देते हैं। मान लेते हैं आपकी जो ये जो है वो आपकी जीभ है। क्या साथियों, आप अपनी अपनी जीभ बना लेना। मैंने अपनी जीभ बना ली है। मेरी तो जीभ एकदम से लाल है भाई, मेरी जीभ तो एकदम से क्या है गुरुजी, लाल है। ठीक है, अब आपकी जीभ लाल है, काली है, पीली है, वो आपको पता है, मुझे तो क्या ही पता होगा भैया। तो देखो भैया, ये जब हमने जीभ बना ली और ये जीभ की स्थिति जो है वो 3 प्रकार की स्थिति आपकी बनने वाली है। यहां पर आपके लिए सर, यहां से आपके लिए पहली स्थिति आपकी बन जाएगी और उसके साथ में आपके लिए दूसरी जो स्थिति है वो आपकी ये बन जाएगी और उसके साथ साथ में आपकी तीसरी जो स्थिति है वो आपकी ये बन जाएगी। आपको मैंने यहाँ पे कहा सर जीभ की जो स्थिति है वो 3 प्रकार की होती है और ये 3 प्रकार की स्थितियां आपके सामने है। ये सर आपका अगला जो भाग है वो आपका आ जाता है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो आपका है अगला भाग आ जाता है साथियों, और ये आपका बीच का भाग आ जाता है और इस भाग को हम बोलेंगे तो आप बोलोगे साथियों पीछे का भाग। कंप्लीट हुआ मामला। तो देखो, सबसे पहले अगर आप बात करोगे, ये सर अगला भाग है, ये बीच का भाग है और ये आपका पिछला भाग है। अब देखो सर, इन तीनों के जो नाम है वो आपके क्या होते हैं। ये जो आपका अगला जो भाग है ना, इसको कहा जाता है सर अग्रस्वर। इसका नाम क्या होता है सर? आपका अग्रस्वर होता है, जो आपका 1 नंबर पर आ जाता है। अग्र का विलोम जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? अग्र का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया पश्च स्वर। क्या हो जाएगा साथियों? पश्च स्वर आपका हो जाता है। इसके बाद में आपके जो बीच का जो भाग आपके बीच में होता है उसको आप बोलते हो सर, यहां पर आपका मध्य जो स्वर है वो आपका यहां पे बोल देते हैं। ठीक है साथियों, यहां पर आपको मैंने कहा कि मध्य जो स्वर है वो आपके बीच में यहां पे आपका हो जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी। यहां पर आपका अग्र स्वर,
ठीक है। यहां पर 2 नंबर पर आपका आ जाता है मध्य स्वर और 3 नंबर पर आ जाता है पश्च स्वर। सबसे पहले तो आप इन तीनों नामों को याद कर लीजिएगा। कर लोगे इन तीनों नामों को आप याद? ठीक है सर। अब सर 11 जो स्वर होते हैं आपके, 11 स्वर कौन से हैं? चलो देखो एक बार, आपके 11 जो स्वर हैं, इन 11 स्वरों को मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं। यानी कि जो आपके 11 जो स्वर है, मैं इनको यहां पर आपके बीच में उकेरित जो है वो आपके लिए कर रहा हूं। तो आपको यहां पे सबसे पहले वो 11 स्वर आपको याद करने कौन से हैं। आपको याद है क्या 11 स्वर? बोलो बोलो, आपको याद है क्या? तो छाप दो, कमेंट में छाप दो। चलो देखो, मेरे तो याद है, तो आपके लिए यहां पर पहला स्वर आपके बीच में आ जाता है, दूसरा स्वर आपके बीच में आ जाता है, तीसरा स्वर आपके बीच में आ जाता है, चौथा स्वर है, पांचवा स्वर है, छठा स्वर है। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, मैंने स्पेस ज्यादा दे दिया थोड़ा सा। अब यहां पर मैंने कहा साथियों आपके लिए, ठीक है, आपके साथ में यहां पर मैंने कहा साथियों, ठीक है, ए है आपका, उसके बाद में आपका आई है, उसके बाद में आपका ओ है, और उसके साथ साथ में आपके बीच में क्या आ जाता है साथियों? आपके बीच में आ जाता है सर औ जो है वो आपके बीच में आ जाता है, आपको याद रखना है। यानी कि ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर आपके बीच में हो जाते हैं, याद है ना? इन 11 स्वरों को हम क्या करेंगे? इन 11 स्वरों को हम क्या करेंगे साथियों? जब हम आगे की बात करेंगे, रुको पानी पीता हूं। जब हम बात करेंगे साथियों आपका इन 11 स्वरों की, तो आप सब लोगों को यहां पे याद रख लेना सर, ये 11 जो स्वर होते हैं, इन 11 स्वरों को 3 भागों में डिवाइड करना है। अब कैसे याद करोगे? तो याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं। अगर आपको जीभ के आधार पर इन 11 स्वरों को पूछे, तो सबसे पहले आपको एक स्वर याद करना है। सबसे पहले आपको याद करना है भैया मध्य स्वर, और जो मध्य स्वर होता है वो आपका एकमात्र स्वर होता है, जो आपका ए होता है। इनमें से सबसे पहला जो स्वर है वो आपका कौन सा है सर? आपका मध्य स्वर है। सबसे पहले आप इसको याद कर लो, सबसे पहले आप इस मध्य स्वर को याद कर लो जो आपका ए है। अब उसके बाद में आपको अगले स्वर आपको कैसे याद करने हैं उसके बाद में आपको अगले स्वर क्या याद करने, यानी कि यहां पर मध्य स्वरों की संख्या हो जाती है सर 1। मध्य स्वरों की संख्या हो जाती है गुरुजी आपकी 1, और वो 1 आपका कौन सा है सर? ए है। 1 जो है वो आपका ए है। हाँ, उदासीन भी कहते हैं उसको, हम आगे चलकर पढ़ेंगे परी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको याद क्या करना है, यहां पर ये पश्च जो स्वर है वो आपका 3 नंबर पश्च स्वर है। कैसे याद करें? अब 3 नंबर से आपको याद क्या रखना है, इसके 5 स्वर होते हैं। अब 3 नंबर से बनने वाले कौन कौन से स्वर आपके होते हैं? ऐसे कौन से स्वर है ए के बाद में जो आपके इन 3 नंबर से आपके बनते हैं? क्या बनते हैं गुरुजी? आपके इन 3 नंबर से आपके बनते हैं। बताओ कितने स्वर हुए सर? 5 स्वर हुए। कितने स्वर हुए साथियों? 5 स्वर हुए। उनको याद करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप ए याद कर लो, ये एसी फिर से बंद होगी, 1 मिनट रुको, एसी को चलाता हूं, हमारे इस एसी की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। चलो देखो, यहां पर आपको एक पूरी क्लास में 4 से 5 बार नाच रहा हूं, जब तक इसको मतलब जी शोर नहीं होता। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आपके बीच में ए आपने कर लिया, तो अब आप यहां पे देखोगे सर, यहां पर ये 3 नंबर से बन रहा है, ये 3 नंबर से बन रहा है, ये भी 3 नंबर से बन रहा है, और आपका ओ और औ जो है ये भी आपका 3 नंबर से बन रहा है। कंप्लीट हुआ मामला। अब आपको पता चला सर, यहां पर आपका एक तो आ जाता है साथियों आ, उसके बाद में एक हर्षवा उ, और एक आपका दीर्घ उ आ जाता है, और एक आपका ओ आ जाता है, और एक आपका औ आ जाता है। यानी कि आपके सामने आपका आ है, उ हर्षवा है, उ दीर्घ, ओ और औ, ये जो 5 स्वर आपके बीच में होते हैं इनको क्या कहा जाता है सर? पश्च स्वर कहा जाता है। आपको याद रखना है। अब भाई साहब जो भी 5 स्वर बच गए, आपका कौन कौन सा बच गया? तो आपका हर्षवा ई, दीर्घ ई बच गई, री बच गया, ए बच गया, और ऐ बच गया। ये क्या है आपके? ये अगर स्वर है बस।
तरीका बता रहा हूं, बस आपको इस तरीके से याद करना होगा। इनको क्या करना होगा साथियों, इस तरीके से आपको याद करना होगा। तो यहां पर इनकी भी संख्या है सर 5, यानी कि आपका ह्रस्व ई है, यहां पर आपका दीर्घ ई है, यहां पर आपका री लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद में आपका ए है और आपका आई है। यानी कि जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, और वो आपके कौन से हैं। बहुत बार सीधा सा सवाल आता है, बहुत बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, अग्र स्वर कौन से, पश्च स्वर कौन से, मध्य स्वर कौन से। बोलो एक बार, याद हो जाएंगे क्या? अरे बोलो, याद हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सर, याद हो जाएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको याद कर लोगे, और याद कर लोगे तो भाई हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हमारी जो चर्चा है वो अगली चर्चा चलेगी साथियों आपकी कौन सी, अगली जो चर्चा आपकी चलेगी सर, एक बार आपने नोट कर लिया, तो अगला जो चौथा जो भेद है वो आपको याद करना होगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भेद, दोनों से बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। अब चौथा जो भेद है वो कौन सा है, उस चौथे भेद की बात अगर मैं करूं तो आप सबको याद रखना सर, चौथा भेद आपका कौन सा होता है, उसके बारे में आपको याद रखना है साथियों। कौन सा भेद होता है आपका चौथा, जिसके बारे में हम बात करेंगे साथियों, मुख खुलने के आधार पर। ये कह रहा है साथियों, मुख खुलने के आधार पर, यहां पर आपको याद रखना साथियों, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं, स्वरों के प्रकार जब आपकी बात करी जाएगी तो आपको याद रखना, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, पहले तो जीभ के आधार पर थे, अब ये कह रहा है सर आप कौन से स्वर का उच्चारण कितना करते हो, उस आधार पर आपका स्वरों का जो प्रकार है वो आपके कितने प्रकार होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, इनके जो भेद होंगे वो 4 होंगे, इनके भेद होंगे 4। अब इन 4 को कैसे याद किया जाए, अब इन 4 को कैसे याद किया जाए उसको भी मैं, इसका भी एक तरीका बताता हूं, और उस तरीके को याद करना, बस एक टेबल बना लो इनकी। यहां पर आपके लिए मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से आपका जो है वो डायग्राम बना देता हूं। यहां पर हमने कहा साथियों 4, जब हम इनको याद करेंगे तो आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है, आगे की चर्चा को हम बढ़ाएं तो आप सबको यहाँ पे याद रखना है सर, जब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे और आप सबको यहाँ पे याद रखना है, 4 जो इनके भेद होते हैं उन चारों भेदों की बात हम करें तो इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है सर। पहला जो भाग है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा जो भाग है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद में आपका तीसरा जो भाग है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपका चौथा जो भाग है, भाई रुको, ठीक है, चौथा जो भाग है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, याद रखना। ये 4 भाग आपके बीच में आ जाते हैं, इन 4 भागों में हम उसको करते हैं डिवाइड। आप भी मेरे साथ साथ में टेबल या सारणी आप बनाओगे, और आपके बीच में इन 4 भागों की बात अगर करी जाए, पहले भाग का नामकरण सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, दूसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तीसरे को हम किस नाम से जानते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद में आपका चौथा जो भाग है उसके बारे में हम बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया, ये भी आपको क्या होना चाहिए भैया, पता होना चाहिए। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। यानी कि इन चारों भागों की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को पता होगा सर ये 4 जो भेद है, नाम याद है क्या चारों के, तो पहले के चारों के नाम सुन लो। सबसे पहले इन चारों भेदों के नाम सुन लो सर। सबसे पहला जो भेद आता है जिसको बोला जाता है सर समवृत स्वर, सबसे पहला जो भेद आता है सर इनको बोला जाता है समवृत स्वर बोला जाता है। उसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वो आपका आता है भैया अर्ध समवृत स्वर। दूसरा जो नाम आता है वो प्यारे बच्चों आपका क्या आता है, अर्ध समवृत स्वर आपके बीच में आ जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है सर, अर्ध समवृत स्वर कहा जाता है। और उसके बाद में तीसरा जो भेद आपके बीच में आ जाता है
उसे विवृत स्वर कहा जाता है, उसे विवृत स्वर कहा जाता है, आपको याद करना। और उसके बाद में चौथा जो स्वर आपका आता है जिसे अर्धविवृत स्वर के रूप में जाना जाता है। अब वही आपके सामने 11 स्वर है, उन 11 स्वरों को आपको इन 4 भागों में विभाजित करोगे। कभी सुने हैं क्या आपने, एक बार बताओ, आपने इनका वर्गीकरण कभी सुना है? तो मुझे बताओ भैया, इन चारों का उत्तर आपके बीच में क्या हो जाएगा? इन चारों का उत्तर जो है वो आपके बीच में क्या हो जाएगा? समृत स्वर है, अर्ध समृत स्वर है, विवृत स्वर है और अर्धविवृत स्वर है। सबसे पहले इन 11 स्वरों की बात करी जाए तो ये 11 जो स्वर है वो आपके बीच में कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है? तो आप सबको अच्छी तरीके से इसकी टेबल जो है वो आपको यहाँ पे बना लेनी है कि सर ये 11 जो स्वर है वो आपके कौन कौन से यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? हाँ बोलो एक बार, कौन कौन से आ जाएंगे? अच्छी तरीके से आपको बोलना है कि सर ये 11 जो स्वर हैं वो आपके कौन कौन से यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, बिल्कुल सर ये मुख के खुलने के आधार पर, हाँ जी वेरी गुड इवनिंग सोनिया मेहरा जी, स्वागत अभिनंदन जी, ठीक है, हाँ जी यस सर, मुख खुलने के आधार पर, हाँ जी। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, अब 11 जो स्वर हैं उन 11 स्वरों का वर्गीकरण आपको याद करने का तरीका बताता हूं। अब 11 स्वर आपने कंटिन्यू याद कर लिए, आपने 11 स्वर जो है वो आपके लिए कंटिन्यू आपने याद कर लिए हैं। और अब यहां पर देखो, सबसे पहले आपको एक स्वर याद करना है, सबसे पहले आपको एक स्वर याद करना है, वो आपका कौन सा है सर? आपका आ स्वर है। सबसे पहले आपको आ याद करना है। क्या याद करोगे बोलो? सर हम आ याद करेंगे। आप आ याद क्यों करोगे? उसके पीछे का एक कारण है। आ हम इसलिए याद करेंगे क्योंकि विवृत स्वर आपका आ होता है, एक ही होता है। और अब आ का छोटा भाई कौन सा होता है? सर आ का छोटा भाई जो है वो आपका ए होता है। अभी तक आप ए को यहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप आ के बाद में जो 5 होते हैं, आ के बाद में 5 आपने आ देखा, उसके बाद के जो 5 होते हैं यहाँ पे रेगुलर, ये वाले हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ और री, ये 5 स्वर जो आपके बीच में वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ये 5 स्वर है आपका हर्षव ई, दीर्घ ई और हर्षव उ, दीर्घ उ और री, ये जो 5 स्वर आपके बीच में आ जाते हैं, इन 5 स्वरों को समृत स्वर कहा जाता है। इन 5 स्वरों को समृत स्वर कहा जाता है। सबसे पहले क्या याद करोगे आप? आ याद करोगे, और आ का छोटा भाई है वो अर्ध आ जाएगा, अर्ध समृत आ जाएगा। और इस आ के बाद में जो 5 है, इस आ के बाद में जो 5 है वो आपके समृत हो जाएंगे। कंप्लीट हो गया मामला, ठीक है। उसके बाद में सर आपके लिए कौन कौन से स्वर बचे? इसके बाद में आपका बचा सर ए, आई, ओ, औ, डिवाइड कर दो, 2 को इधर रख दो, 2 को इधर रख दो, बस काम समाप्त हो जाएगा। चलो देखो कैसे करना है सर। यहां पर आपको रख देना है सर, यहां पर आपका ए और यहां पर ओ, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपका आई और यहां पर आपका औ। आलो जी, हो गया वर्गीकरण। ऐसे याद करना है आपको, फॉर्मूला अपनाना है आपको, तरीका आपको अपनाना है। और जब फॉर्मूला अपनाओगे, जब आप तरीका आप अपनाओगे, तो आपको इसी तरीके से आपको याद करना है कि हर्षव और दीर्घी, हर्षव और दीर्घु री, ये आपके समृत स्वर होते हैं। और अर्ध समृत स्वर ए और ऐ होता है, और विवृत आपका आ आता है, और डॉक्टर्ड वाला ओ ये भी यहां पर आपके बीच में आ जाता है। अरे बोलो रे, पढ़े हैं क्या? ये याद है क्या? याद है क्या? और आपका अर्ध विवृत में आपका आ जाता है सर आ, ऐ, औ, इनको अर्ध विवृत कहा जाता है। बोलो एक बार, याद होगे क्या? 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, उम्र भर नहीं भूलोगे। मैं जैसे याद करा रहा हूं वैसे याद करना। आप ऐसे मत याद करना समृत लिख लो और ये लिख लो, विवृत लिख लो, लेकिन आप पहले इन चारों नामों को लिख के पहले आपको क्या करना है? विवृत करना है। पहले आपको विवृत करना है, पहले आपको विवृत, और विवृत का छोटा भाई अर्धविवृत, और आ के बाद के जस्ट 5 जो वो आप यहां डाल दो,
फिर दो छोटों को यहाँ रख दो, दो बड़ों को वहां रख दो, काम हो गया। इजी इजी आपका तरीका बन जाता है। ओके रिपोर्ट है यहाँ पे चौथा भेद। चलो अगले भेद पर, अगला भेद लेके चलें, बोलो एक बार। हाँ जी, अब आपका अगला भेद आता है सर, नेक्स्ट जो आपके आते हैं, यानी कि आपका अगला जो भेद होता है साथियों, ठीक है, होठों की स्थिति के आधार पर या होठ खुलने के आधार पर अगला जो भेद आपके बीच में आता है वो आपका कौन सा होगा सर? आपके जो ओष्ठ है, आपके जो होठ हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यानी कि जब मैं इन स्वरों का उच्चारण करता हूं तो मेरे जो होठ हैं उस आधार पर, तो आप ये लिख सकते हो होठों के आधार पर या होठों की गोलाई के आधार पर, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो। तो 5 नंबर आपके, या तो आप बोल सकते हो साथियों होठ, ठीक है, होठों की गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के प्रकार, होठों के गोलाई के आधार पर स्वरों के प्रकार। यहां पर मैं कह रहा हूं साथियों, होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के जो प्रकार आपके बीच में होते हैं, उन स्वरों के प्रकारों की बात अगर हम करें तो आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना साथियों। होठों की गोलाई अब कितने होंगे सर? या होठ आपके गोल हो जाएंगे या फिर आपके होठ गोल नहीं होंगे, तो इसका मतलब दो होते हैं, इसका मतलब दो होते हैं। कौन कौन से दो? बोलो, आपको याद है तो कौन कौन से दो हो जाएंगे? होठों की गोलाई के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इसके भी आपके दो भेद हो जाएंगे साथियों। आ जाओ सर, यहाँ पर हम एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है ये वाला मामला, ठीक है, यहाँ पर आपको नोट करना है ये वाला मामला। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके कौन से स्वर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, जिनको गोलाकार या वृत्ताकार स्वर के नाम से जाना जाता है। इनको गोलाकार या वृत्ताकार स्वर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपके बीच में यहां पर जो आपके बीच में आता है सर, गोलाकार और वृत्ताकार स्वर जो है वो आपके बीच में आ जाता है। तो आपका गोलाकार और वृत्ताकार जो स्वर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा, उसके बाद में आपका 2 नंबर पर आपका आ जाएगा सर अगोलाकार या फिर आपका अवृत्ताकार। गोलाकार या अवृत्ताकार स्वर जो है वो आपके बीच में आ जाते हैं। तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं साथियों कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि सर कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनमें हमारे होठ जो है वो आपके गोल नहीं हो पाते। आप सब लोग बताओ मुझे कौन से आपके टोटल जो 11 जो स्वर हैं, उन 11 स्वरों का उच्चारण जब आप करोगे तो कहां पर आपका होठ जो है वो आपके गोल हो जाएंगे और कहां पर आपके होठ जो है वो गोल नहीं होंगे। बहुत इजी सा काम है इनमें, तो यहां पर बहुत आसान है, ये सबसे आसान तो मुझे ये लगते हैं भाई। ठीक है, आपको याद करना होगा सर, सबसे आसान काम इनका ही तो है। ठीक है, सबसे आसान काम जो है वो आपका इनका ही है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद रख लेना होगा, यहाँ पर आपको याद रख लेना होगा सर, जब हम इनकी बात करते हैं तो बताओ भैया। तो अब यहाँ से मैं आपको बताऊं कि जब होठों की स्थिति के आधार पर बात करी जाए तो गोलाकार स्वरों की संख्या होती है गुरुजी 4। भाई आपके स्वर जो होते हैं उनमें से 4 ऐसे स्वर होते हैं जो गोल होते हैं। वेरी गुड, कमल ने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, 4 ऐसे स्वर होते हैं जिनमें उच्चारण करने में होठ गोल गोल जैसे हो जाते हैं, मतलब पूरा नहीं खुलता, गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, और आपके 7 स्वर ऐसे होते हैं जिनमें आपका मुख जो है वो गोल न होकर आपका खुल जाता है, चपटा हो जाता है। अब पहले बात, आपको 11 स्वर आपको याद होने चाहिए। इन 11 स्वरों में 4 स्वर आपके हार्श्व उ आ जाता है,
दीर्घ उ आपका आ जाता है और आपका ओ आ जाता है और उसके साथ में आपका औ आ जाता है। ह्रस्व और दीर्घ और आपका ओ और औ जब आ जाता है तो आप सबको यहां पे अच्छी तरीके से याद रखना होगा साथियों, क्या आ जाता है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके लिए कौन सा स्वर सर, ए गोलाकार और ए वृत्ताकार जो स्वर है उनकी संख्या 7 होती है लाडो। कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। अब इनके अलावा जो बच गया वो आपके क्या है? ए गोलाकार है भाई। इनके अलावा जो बच गया वो आपका ए गोलाकार है। तो नोट करें भाई, ए गोलाकार स्वर आपका ए हो जाता है और उसके बाद में आ, ठीक है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उसके बाद में आपका री आ जाता है, ए, फिर आपका आई और ओ और उसके बाद में आपका औ जो स्वर है वो आपके बीच में आ जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी होगी, ठीक है भैया। चलिएगा, ये आपके ए गोलाकार स्वर होते हैं, कई बार पूछा जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या मामला? चलो भैया, यहां तक आपका क्लियर है क्या? बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सर ये आपके गुलाई के आधार पर, होठों के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर अगला भैया कैसे ही पूछ ले आपको जवाब इस प्रकार से देना होगा। चलो भाई, पानी पीने के बाद में अब हम आगे की बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे बढ़ते हुए आपके लिए अगला जो भेद आपके बीच में आता है, नोट कर लिया होगा आपने अच्छी तरीके से। ओ और औ नहीं, क्यों भाई ओ और औ क्यों नहीं होता बोलो? अच्छा सॉरी सॉरी, ओ और औ इधर लिख दिया, क्षमा चाहता हूँ भाई, ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सॉरी भाई, याद करवाने की क्षमा चाहता हूँ, कान पकड़े, मैंने ओ औ गलत लिख दिया। ओ औ इसलिए आ जाता है इन दोनों के चक्कर में, क्योंकि ये चारों जो है ना वो एक साथ आपके पढ़े जाते हैं। चलिएगा सर, अब हम आगे की बात करें, आगे की बात करें, और अगला जो छठा जो भेद होता है, छठा जो भेद आपका होता है साथियों, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जाति के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? जब हम जाति की बात करें तो आपके लिए जाति की बात अगर करी जाए तो जाति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? लो जी, नई हेडिंग डालनी है आपको 6 नंबर पर कि सर आपकी जाति जो होती है। अब ठीक होगा गुरुजी, क्या स्वरों की भी जाति होती है? तो जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार जो है वो आपके कितने होते हैं? जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार अगर बात करी जाए तो इसके 2 प्रकार आपके हो जाते हैं। जब हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है सर, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकारों की बात करी जाए तो आपके लिए 2 प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से इन 2 प्रकारों को समझना होगा कि सर आपके लिए कौन से 2 प्रकार आपके हो जाते हैं। तो आपको एक रेखा चित्र यहाँ पर बनाना है, और सर सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि सर इन स्वरों की भी क्या जाति होती है क्या। जब हम आगे की बात करें, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या स्वरों की भी जाति होती है क्या? तो आपको मैंने यहाँ पे कहा क्या स्वरों की भी जाति होती है क्या, तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि हाँ भाई स्वरों की जाति होती है, और सबसे पहले जो स्वर आता है उनको सजातीय स्वर के रूप में जानते हैं। सबसे पहले जो स्वर आपके बीच में आ जाता है वो आपका कौन सा होता है साथियों? इन्हें हम सजातीय स्वर के रूप में हम जान सकते हैं। किसके रूप में जान सकते हैं सर? सजातीय स्वर। और उसके साथ साथ में यहां पर आपके लिए कौन सा स्वर है? आपका विजातीय स्वर आपके बीच में आ जाता है।
यहां पर आपके लिए सर विजातीय जो स्वर है वो आपके बीच में आ जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब आप कहोगे सर सजातीय का मतलब क्या है, और आप कहोगे सर विजातीय का मतलब क्या है। जानता है आप में से कोई? भाई जानता है क्या आप में से कोई? तो आपको मैं यहां पे बता दूं कि सर सजातीय स्वर से हमारा मतलब क्या है। देखो, सजातीय का मतलब आपका क्या है और आपका विजातीय का मतलब आपका क्या है, इन दोनों का अर्थ हमें समझना होगा। किसे कहा जाता है सर सजातीय स्वर, और किसे कहा जाता है सर विजातीय स्वर। शायद आपको कल की क्लास याद आ रही होगी, उसमें मैंने बताया था कि ये स्वर जो है वो आपके विजातीय स्वर होते हैं, ये आपके असमान स्वर होते हैं। शायद आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करें तो सबसे पहले सजातीय स्वर का मतलब क्या होता है। एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर, इनको कहा जाता है साथियों एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर, उत्पन्न उत्पन्न होने वाले स्वर। यहां पर हमने कहा कि ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न हो जाए। भाई यहां पर आपके कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जो आपके एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न हो जाए। अब यह बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना। अब एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले जो स्वर है वो आपके कौन कौन से हैं। अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले जो आपके लिए स्वर जो हैं वो आपके लिए कौन कौन से आपके बीच में हो जाते हैं, इनकी चर्चा हम अच्छी तरीके से हम करेंगे। तो जब हम आगे की चर्चा आपके साथ में करें तो कौन कौन से स्वर होते हैं आप सबको अच्छी तरीके से याद रखें। बताओ, अब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर आपके बीच में आते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन विजातीय स्वर का मतलब होता है भिन्न भिन्न, विजातीय स्वर का मतलब होता है साथियों भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर, भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर, उत्पन्न होने वाले स्वर। यहां पर मैंने कहा भैया कि भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले जो स्वर है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है साथियों विजातीय स्वर आपके बीच में कहा जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद यहां पे रख लेनी होगी। क्या कहा जाता है साथियों, उन्हें विजातीय स्वर के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखो सर आपके लिए आपकी वर्णमाला में ऐसे कितने स्वर हैं, आपकी वर्णमाला में ऐसे कितने स्वर हैं जो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं। भाई आपके वर्णमाला में ऐसे कितने उच्चारण स्थान हैं जो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं, तो इनकी संख्या होती है गुरुजी आपकी 7। इनकी संख्या कितनी होती है गुरुजी, 7 होती है। कौन से भैया, ए से लेकर री तक, ए आ हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ और री। अगर यहां पर बात करी जाए तो ये जो 7 स्वर आपके बीच में होते हैं, ये जो 7 स्वर आपके बीच में होते हैं, इन सातों स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन सातों स्वरों को आपके सामने किस रूप में जाना जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। बताओ, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है साथियों, यहां पर आपके बीच में क्या कहा जाता है सर इनको, हाँ जी। जब हम आगे की बात करें और आपके लिए बच गए जो 4 अंतिम रूप से, बच गए जो आपके अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना, यहां पर आपके लिए कितने स्वर आ जाते हैं सर। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके 4 स्वर आ जाते हैं सर। ए आ जाता है, ऐ आ जाता है, आपका ओ हो जाता है और उसके साथ में आपका औ।
ये आपके सर ऐसे स्वर हैं, इनको भाई साहब आपका विजातीय स्वर कहा जाता है, इनको आपके सहजातीय स्वर कहा जाता है। इनको आपको क्या कहा जाता है साथियों? आपका विजातीय स्वर आपके बीच में कहा जाता है। क्लियर है मामला यहां तक? यहां तक मामला जो है वो आपका क्लियर होगा। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो विजातीय स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विजातीय स्वर को अन्य जो है वो आपका किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके बताओ मुझे। विजातीय स्वर का अन्य नाम क्या होता है? कल मैंने बताया था, कल मैंने बताया था। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा सर इनकी बात अगर करी जाए तो आपके जो विजातीय जो स्वर होते हैं इनका जो उपनाम जो होता है वो क्या होता है? इनके उपनाम जो होते हैं इनको असमान स्वर कहा जाता है, इनको असमान स्वर कहा जाता है। इनको भाई साहब क्या कहा जाता है? आपका योग रूढ़ स्वर कहा जाता है, योग रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। इनको भैया क्या कहा जाता है? आपका संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे लाला, ये जो नाम है वो आपको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। सर ये किन के नाम है? विजातीय स्वरों के नाम आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? विजातीय स्वर आपके बीच में आ जाता है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट भेद जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके बीच में होता है, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बीच में होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शायद इसको भी आपने साथ ही साथ में आपका नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट जो भेद होता है ना वो आपका बहुत ही शानदार भेद होता है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसको ठीक है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई अगले पेज पर चलते हैं, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब आपका जो आठवां जो भेद है ना, सॉरी सातवां जो भेद है वो आपके बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है सर? सातवें भेद की बात अगर मैं करूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। सातवां जो भेद आपका होता है साथियों, नासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार। यहां पर आपको याद करना होगा साथियों, नासिकता के, यहां से एक बात बहुत जबरदस्त समझनी है आपको। नासिकता के आधार पर, नासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार, नासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार जो है वो आपके कितने होते हैं? तो इस आधार पर भी स्वरों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। यहां पर आपको ये कह रहा है सर आपका नासिकता के आधार पर स्वरों के जो भेद आपके बीच में होते हैं वो आपके कितने होते हैं? यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उन स्वरों के उच्चारण करने में आपका नाक का योगदान आपका कितना रहता है, उस आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो आपके कितने होते हैं? बताओ कितने होते हैं? अब आपके दो भेद आते हैं, एक आपका आता है साथियों अनुनासिक स्वर और एक आ जाता है साथियों निरअनुनासिक स्वर। सबसे पहले हम इन दोनों की बात यहां पर करेंगे और इनका अच्छा सा वर्गीकरण भी करेंगे। यहां पर आपका एक आता है साथियों अनुनासिक स्वर और दूसरा जो है वो आपके बीच में आ जाता है साथियों अनुनासिक स्वर। ठीक है, और यहां पर आपका पहला जो भाग होता है जिसको कहा जाता है गुरुजी आपका अनुनासिक स्वर, पहला जो आपका आ जाता है साथियों अनुनासिक स्वर। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहां पर दूसरा जो भेद आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है साथियों निरअनुनासिक स्वर। कौन सा स्वर साथियों? निरअनुनासिक स्वर जो है वो आपके बीच में आ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोनिका सुथार ने बताया, कमल चौधरी ने बताया, बिल्कुल साथी जुड़े हुए हैं। और आप लोग ये बताओ पढ़कर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़कर आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा?
तो आपके लिए दो भेद हो गए। अब सर इन दोनों भेदों की बात अगर करी जाए, अब कौन से स्वर निरनुनासिक स्वर हैं और कौन से स्वर ऐसे हैं जो आपके अनुनासिक स्वर हैं, बताओ। अब अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं और आपके निरअनुनासिक स्वर आपके कौन से होते हैं। अब अनुनासिक का शाब्दिक अर्थ होता है सर ऐसे स्वर जो नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं। भाई ऐसे स्वर जो नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, ऐसे स्वर तो हेडिंग डालेंगे आपने, और इनको हम थोड़ा सा समझना इसलिए चाहेंगे क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बहुत ही रोचक और शानदार तथ्य आपको बताने वाला हूं, जो हो सकता है आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं उस बात से अनभिज्ञ हूं, लेकिन आप सब इसके अभिज्ञ हो जाएंगे इस क्लास के बाद में। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं सर, पहला जो भेद आपके बीच में आता है जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं, यहां पर आपका पहला जो है वो आपका आएगा सर अनुनासिक स्वर। यहां पर मैंने कहा सर आपके लिए अनुनासिक स्वर जो है, सांगवान जी लेट पधारे हो, ठीक है, जल्दी पधारिया करो बाबू। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर, किसे कहा जाता है सर अनुनासिक स्वर। जब हम आगे की बात करेंगे और अनुनासिक स्वर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आप सबको ध्यान में रखना। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करेंगे तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर अनुनासिक स्वर आपके बीच में क्या होता है। अब अनुनासिक स्वर की बात करी जाए, अनुनासिक का अर्थ क्या होता है। हाँ लेट होगी वो तो माना ही बैरो भाई, लाइट लेट तो हो गया थे। यहां पर अनुनासिक का अर्थ क्या होता है। अनुनासिक का मतलब होता है गुरुजी आपका, अनुनासिक का मतलब होता है, अनुनासिक का मतलब वैसे तो चंद्रबिंदु होता है। अनुनासिक का अर्थ आपका चंद्रबिंदु होता है। यहां पर मैंने कहा अनुनासिक का, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, अनुनासिक का अर्थ होता है आपका क्या, ऐसे स्वर जो नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, ऐसे स्वर जो नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं। यहां पर याद करना सर, ऐसे स्वर जो जो नाक के, जो नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, जो नाक के पीछे के भाग से बोले जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है साथियों, अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अब हो सकता है आधे बच्चों को तो ये बात समझ में नहीं आई होगी कि सर नाक के पीछे के भाग का मतलब क्या है। तो आपको मैं ये बता दूं भैया, नाक के पीछे के भाग की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहां पे याद करना है साथियों, जो आपका मुख और नाक दोनों से बोले जाए, ठीक है, मुख और नाक दोनों से बोले जाए। क्या बोले जाए साथियों, मुख और नाक। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना, जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए उनको याद करना है। मुख और नाक दोनों से बोला जाए, दोनों से उच्चारित हो, दोनों से आपका उच्चारित हो, ये बात आपको याद करनी है। हमने यहां पे कहा है कि ऐसे स्वर जो आपके नाक और मुख दोनों से उच्चारित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं, जब हम आगे की बात करें आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, जो नाक और मुख दोनों से उच्चारित। अब ऐसे कौन से स्वर होते हैं, अब उनकी संख्या क्या है बताओ, बोलो उनकी संख्या क्या है। तो आप बोलोगे सर इनकी संख्या जो होती है वो आपकी 11 होती है। इनकी संख्या की बात अगर करी जाए तो 11 होती है। अब इनकी संख्या है सर 11, कितनी संख्या है भैया 11। कहने का क्या भाव है, आपने तो वो 11 पढ़े थे, उन 11 में तो ऐसा था ही नहीं, उन 11 में तो ऐसा था ही नहीं कि सर आपने चंद्रबिंदु लगा दिया। वैसे अनुनासिक का एक अर्थ और भी होता है भैया, अनुनासिक का एक अर्थ और होता है जिसको हम चंद्रबिंदु बोलते हैं। भाई आपने देखा होगा इस अनुनासिक को आप क्या बोलते हो सर, चंद्रबिंदु बोलते हो। अरे बोलते हो या नहीं बोलते हो,
भाई आपके ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, ऐसा आपका ऐसा स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो। तो देखो यहां पर आपके बीच में कौन सा आता है साथियों, एक आपका आता है साथियों ए, फिर आपका आता है साथियों आ, उसके बाद में आपका आता है ह्रस्व ई, उसके बाद में आपका आता है साथियों दीर्घ ई, इसके बाद में आपका आता है ऊ, उसके बाद में आपका आता है ऊ, उसके बाद में आपका आता है री। यानी कि ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए, ऐसे स्वर जिनका चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए उनको कहा जाता है सर अनुनासिक। यहां पर उसके बाद में आता है साथियों ए, और उसके बाद में आता है आपका ऐ, उसके बाद में आता है आपका औ, और उसके बाद में आता है आपका औ। आपको कोई नई बात आपको दिख रही है क्या यहाँ पे? आपको यहाँ पे कोई नई बात दिख रही है क्या, बताओ? यहाँ पर आपको कोई नई बात दिखाई दे रही है क्या, बोलो? यहाँ पर आपको कोई नई बात आपको दिख रही है क्या, बोलो? सर बोलता है। अब जैसा कि मैंने कहा सर ए अनुश आपका चंद्र बिंदु, अब देखो जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन इनके ऊपर देखो। अब आपके एक दो तीन चार, चार ऐसे स्वर हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और वो सवाल आपके बीच में क्या है? यहां पर मैंने कहा, सॉरी शक्तिमान, यहां पर मैंने कहा सर मैं आपसे एक सवाल पूछने चाह रहा हूं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और वो सवाल क्या है? सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अगले पेज पर, पहले तो इसको समझ लो। पूछ लूं सवाल, अगले पेज पे चलूं? चलो अगले पेज पे चलते हैं, आ जाओ सर। प्रश्न आपका ये है, इस प्रश्न से आपका जो पूरा का जो पूरा जो मैंने अभी मेथड जो समझाया वो आपको समझ में आएगा। और प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से आपका ऐसा कौन सा शब्द है जिस पे आपका अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका एक मिनट सवाल में याद कर लेता हूं, पहले मैं चार ऑप्शन लिखता हूं, उन चार ऑप्शन से याद आएगा। सवाल बहुत विचित्र है आपका, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है आपका वो, और उसी क्वेश्चन से आपको, सॉरी भैया, यहां पर आपको क्या करना है सर, उसी क्वेश्चन से आपको ये जो चार ऑप्शन जो है उसको आपको, चलो अब देखो सर इन चारों ऑप्शन की बात करी जाए। अब जब इन चारों ऑप्शन की बात मैं करूं तो आपके लिए एक शब्द लिखा हुआ है साथियों आंख, एक शब्द लिखा हुआ आपका आंख, एक शब्द लिखा हुआ है साथियों आपका भेंट, और एक शब्द लिखा हुआ है आपका गंगा, और एक शब्द लिखा हुआ है आपका भैंस। चार ऑप्शन है। अब मैं सवाल देता हूं आपको, अब मैं आपको सवाल देता हूं, चलाओ यार। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, अब हम आगे की चर्चा को हम देखें तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना। सर सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, वो आपका ये है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस शब्द में, किस शब्द में, किस शब्द में आपका अनुनासिक का प्रयोग नहीं है, अनुनासिक का प्रयोग नहीं है।
सवाल आपका बहुत ही गजब है और ये सवाल आया हुआ है राजस्थान के एग्जाम में, प्रयोग नहीं है। यहां पर आपको जवाब देना है इस सवाल का। अब इस सवाल का जवाब आप नोट करिएगा और मुझे बताइएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है। और बहुत ही गजब का सवाल है, बताओ उत्तर बताओ। यहां पर आपके लिए और बहुत ही शानदार पढ़ने वाले बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे कि सर आपके लिए यह कह दिया गया कि सर इसमें आपका अनुनासिक का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी जो होंगे वो आपका जवाब अलग अलग दे देंगे। एक बच्चे ने जवाब दिया सर गंगा लिखा है, और यहां पर इस सवाल का जो जवाब है बता तो दिया ए। अच्छा बता तो दिया ए, किसने बता दिया ए? किसने बताया भाई? अनीता माही है, किसने बताया? चलो भाई, यहां पर एक बता रहा है सर ए जवाब, और यहां पर अच्छा आपने बताया क्या? ओ मालिक, अभी आया मैसेज, आपने तो अभी बताया, बहुत ही धुआंधार तरीका से बताया कि बता तो दिया ए। यहां पर यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो परी तो कह रही है गुरुजी गंगा होगा, और कमल कह रहा है आपका गंगा होगा। अनीता माही कह रही है गुरुजी बता तो दिया ए होगा। और बाकी आप लोग क्या समझते हो? बहुत ही शानदार सवाल है, इसलिए आपको इसके ऊपर जानकारी रखनी चाहिए कि अनुनासिक स्वर जो है वो आपके कौन से होते हैं। जब यहां पर अपने बात करें ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, यानी कि सभी को आपको नाक से बोलना होगा। अब आपको देखना है सर इसका उत्तर जो है वो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों। यहां पर इसका उत्तर होगा सर गंगा। यहां पर अनुस्वार का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग है ही नहीं। यहां पर किसका प्रयोग? अरे जीवड़ो, यहां पर आपका अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब देखो साथियों, यहां पर अनुस्वार का प्रयोग है, यहां पर आपको अनुनासिक दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो सर आपका ए जो है ना इसके ऊपर आपको ए दिख रहा है, यहां पर आपको आई जो है इसके ऊपर आपको चंद्र बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो आपका ए होगा। इसका मतलब मैं आपको एक नोट लिखवाने जा रहा हूं, वो नोट आपका क्या है वो देखेंगे। एक विशेष तथ्य लिखवाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि सर वो विशेष तथ्य क्या है। तो उस विशेष तथ्य की बात मैं अगर आपके साथ में करूं तो आपका विशेष तथ्य क्या है, ध्यान से समझना कि जब किसी स्वर के ऊपर मात्रा लग जाती है, जब किसी स्वर के ऊपर मात्रा लग जाती है, याद करना क्या कह रहा हूं, जब किसी स्वर के ऊपर, जब किसी स्वर के ऊपर, जब किसी स्वर के ऊपर मात्रा का प्रयोग किया जाए, मात्रा का प्रयोग किया जाए, मात्रा का प्रयोग किया जाए तो उसके तो अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु जो आपका इस तरीके से होता है के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु पढ़ा जाएगा, किंतु होता है, किंतु उसको अनुनासिक ही पढ़ा जाएगा, किंतु उसको अनुनासिक ही पढ़ा जाएगा। याद करना, किंतु उसको अनुनासिक ही पढ़ा जाएगा, किंतु उसको अनुनासिक ही पढ़ा जाएगा, अनुनासिक ही पढ़ा जाएगा। यहां पर आपको ध्यान में रखना, किंतु अनुनासिक ही पढ़ा जाएगा। बस इसलिए आपको याद रखना है कि जो चंद्र बिंदु जो आपका होता है, उस चंद्र बिंदु की बात यहां पर हम करें
तो शायद ये जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, इस बात को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी भैया, मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि जब आपके बीच में चंद्र बिंदु का प्रयोग आपके बीच में किया जाए, देखो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए शिरो रेखा है मान लो ये, और इसके ऊपर आपकी ये खड़ी पाई है, तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या? ऐसा नहीं लग सकता। ओके, थैंक यू सर, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद आपका, बहुत आभार। चलिएगा, यहां पर आपके लिए ये नहीं लग सकता, ये आपका गलत है। इसलिए जब आपकी खड़ी पाई, आपकी जो शिरो रेखा है उसके ऊपर बिंदी आती है, तो चंद्र बिंदु आपका जो अनुस्वार होता है उसको चंद्र बिंदु ही माना जाता है। मुझे लगा वह स्वनिम है। अरे यार, स्वनिम वालों तो कोई लफड़ो ही कोई नहीं है अनीता। अरे यार, यहाँ पे तो स्वनिम का कोई लफड़ा ही नहीं है। हाँ, अब जब हम आगे की बात करेंगे तो आप सबको यहाँ पे याद रखना, चलो आगे की बढ़े, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको समझना, ये जो आपका हो गया सर पहला प्रकार। अब आ जाओ सर दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार आपका कौन सा होता है? अभी पहला प्रकार आपने समझ लिया, ये आपका अनुनासिक स्वर, जिसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आ जाओ साथियों, दूसरा प्रकार आपका कौन सा होता है, दूसरा प्रकार समझेंगे। तो दूसरे प्रकार के लिए आप लिखोगे साथियों निरअनुनासिक स्वर। दूसरा जो भेद आपके बीच में होता है प्यारे बच्चों आपके लिए, जिसको आप बोलते हो निरअनुनासिक स्वर। जब हम बात करेंगे तो आपको यहां पे याद रखना निरअनुनासिक स्वर, निरअनुनासिक स्वर, निरअनुनासिक स्वर। जब मैंने यहां पे कहा निरअनुनासिक स्वर, ये भाई साहब निरअनुनासिक है, दोबारा से लिख रहा हूं निरअनुनासिक स्वर, निरअनुनासिक स्वर। जब हम यहां पे बात करेंगे साथियों, निरअनुनासिक स्वर जो आपके बीच में आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? निरअनुनासिक स्वर का मतलब क्या होता है? जो केवल मुख से बोले जाए, जो केवल मुख से बोले जाए, जिसमें नासिका नहीं होती, जो केवल मुख से बोले जाए, जो केवल, जो केवल मुख द्वारा, जो केवल मुख द्वारा उच्चारित किए जाए, जो मुख द्वारा उच्चारित किए जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? जो केवल मुख द्वारा उच्चारित किया जाए उसे क्या कहा जाता है? तो आप सब लोगों को याद रखना भैया, जो केवल और केवल मुख द्वारा उच्चारित किए जाए उनको क्या कहा जाता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। तो आपके लिए स्वरों की संख्या जो है इनकी कितनी होती है प्यारे बच्चों, और ये भी आपके कितने स्वर होते हैं? जो आपके 11 स्वर होते हैं, जो आपके 11 स्वर होते हैं, वो सभी के सभी 11 स्वर कौन कौन से गुरुजी? आपका ए, उसके बाद में आपका आ, हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ, और री, और ए, आई, ओ और औ, ये 11 स्वर आपके बीच में। तो इन 11 स्वरों को हम क्या बोलते हैं सर? अनुनासिक स्वर हम बोलते हैं। ठीक है साथियों, हाँ जी। अब जब हम आगे की बात हम करते हैं तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना होगा, बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना होगा कि आपके ये जो स्वर है ये आपका पूरा का पूरा स्वरों का जो वर्गीकरण आपका हो चुका है। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अब आपके 7 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहता ठीक है सर डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल आपसे बेहतर कोई नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने पर्सनली महसूस की है, पूरा राजस्थान ही नहीं करता, हरियाणा को तो क्या ही बताऊं, पूरा राजस्थान इस चीज़ को नहीं करता, मेरे से सीखे होंगे। इतना बड़ा तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल सही 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 पहचाना है ना?
बहुत धन्यवाद आपका ऐसे पहचानने के लिए। चलिएगा साथियों, अब हम आगे की चर्चा का हम प्रयोग करें तो अगली क्लास में पहले मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट मात्राओं के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर जब हमें व्यंजन का पूरा वर्गीकरण हम करने वाले हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है वो आपके किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, कल की क्लास में हम व्यंजन की डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, व्यंजन की डिटेल से बात कर लेंगे और फिर हम उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे, फिर आपका वर्ण का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करवाइएगा। आज की इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूं कि चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। ध्यान से समझना कि चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं, और सफलता मेहनत से मिलती है, बातों से नहीं। सफलता मेहनत से मिलती है, बातों से नहीं। तो जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सर रावत सर। धन्यवाद, बाय बाय।